हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत हर साल बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और 5 नंबर या 8 नंबर में पूछा जाता है। ज़्यादातर मात्रा में आपको 8 नंबर में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। मात्र 5 से 10 मिनट के इस क्लास में आप लोगों को इस प्रश्न को लेकर अच्छी तरीके से हम समझाएंगे। यदि आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लेते हो और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाते हो तो मेरा विश्वास मानिएगा, ऐसा कोई बोर्ड एग्जाम आज तक नहीं गया है जिसमें यह प्रश्न 8 नंबर का ना आया हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्लास को अंत तक देखिएगा। क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, इसमें मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि किसी रैखिक समीकरण निकाय को हम आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं। हाँ, और ये भी यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। यानी सवाल लगाने के पश्चात आप 100% ये श्योर हो जाओगे कि आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि जब आंसर आपने कंफर्म कर लिया है कि सही है तो 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो क्लास को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो रैखिक समीकरण निकाय है इसको आव्यूह विधि से हल करने के लिए सबसे पहले जो हमें रैखिक समीकरण निकाय दी होती है, ठीक है, उस समीकरण को हम पहले आव्यूह समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिए गए समीकरणों को, क्या लिखेंगे भाई, दिए गए समीकरणों को, ये यहाँ पर जो भी आपको समीकरण मिलेंगी इन समीकरणों को आप क्या करोगे भाई, आव्यूह समीकरण के रूप में लिखोगे। समीकरणों की आव्यूह समीकरण, क्या लिखोगे, आव्यूह समीकरण। आव्यूह समीकरण कैसे लिखते हैं, देखिए भाई, आव्यूह समीकरण लिखने के लिए एक पहले हम बड़ा सा आव्यूह बनाते हैं ऐसे, ठीक, उसके बाद एक जो है स्तंभ आव्यूह बनाते हैं, फिर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, फिर दूसरा स्तंभ आव्यूह बनाते हैं। इतना करना है आपको। अब इस आव्यूह में देखिए जो भी आपके वेरिएबल हैं जैसे एक्स वाई जेड, तो इनके जो गुणांक है वो पहली रो में आपको लिखना है। जैसे एक्स का गुणांक 2 है तो आप 2 लिख दोगे, वाई का गुणांक 1 है तो 1 लिख दोगे, जेड का गुणांक है 1 तो 1 लिख दोगे, एक्स का गुणांक 1 है तो 1 लिख दोगे, वाई का गुणांक -2 तो -2 लिख दोगे, जेड का गुणांक -3 तो -3 लिख दोगे, फिर यहाँ पर एक्स का गुणांक 3 है तो 3 लिख दोगे, वाई का गुणांक 2 है तो 2 लिख दोगे, जेड का गुणांक 4 है तो 4 लिख दोगे। अब जो वेरिएबल हैं जैसे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं तो उनको ऐसे आप स्तंभ आव्यूह में लिख दोगे एक्स वाई जेड। इधर जो भी एलिमेंट बचे इनको स्तंभ आव्यूह के रूप में आप लिख दीजिए। इस तरीके से जो आपको रैखिक समीकरण दी गई थी इनको आपने आव्यूह समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिया। जो इसको आपने व्यक्त किया है इसका मतलब ये है कि आपने ax बराबर b के रूप में इसे व्यक्त किया है, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू a इनवर्स b। a आप दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स b। x में x y z है, अगर आपको x का मान निकालना, y का मान निकालना, z का मान निकालना तो आपको जो ये आव्यूह a दिया गया है सबसे पहले इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकाल लीजिए और व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के पश्चात उसको इस आव्यूह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर मल्टीप्लाई करने के पश्चात संगत अवयवों को बराबर दिखा दीजिए, बस x और y और z का मान आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आव्यूह दिया गया है इसका a इनवर्स ज्ञात करेंगे। किसी दिए गए आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसके हम सारणिक का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे सारणिक ए का मान। सारणिक ए का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, किसी रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो मान लीजिए हम r1 के सापेक्ष प्रसार करना है, ठीक है, r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा। अब देखिए पहले हम लेंगे 2 लेंगे तो हमारा ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी। अब बचेगा हमारा क्या भाई, -2 -3 2 और 4, ठीक। फिर हम माइनस चिन्ह लेंगे, -1 लेंगे। अब -1 हमारा जो है इस कॉलम में पड़ रहा है और पहली रो में पड़ रहा है तो छोड़ देंगे, बचा 1 और -3 और बचा 3 4, तो 3 4 लिख लिया। फिर तीसरे एलिमेंट पर आएंगे तो तीसरा एलिमेंट तीसरे कॉलम में और पहली रो में है, ठीक। तो बचा आपका क्या भाई, तीसरा एलिमेंट +1 है तो 1 + 1 लिखेंगे। अब इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे तो 1 - 2 बचा, 1 - 2 बचा, 3 2 बचा। देखिए भाई क्लास को अंत तक कीजिए भैया, तभी आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। बोर्ड एग्जाम में ये 8 नंबर का आएगा, एकदम श्योर है, आप इसको एकदम कंफर्म मान के चलिए। इसको यहाँ पर थोड़ा हल कर लेंगे, हम हल करेंगे तो आव्यूह a के सारणिक का मान आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, सारणिक को हल करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस का 8, फिर माइनस सूत्र वाला, 3 दूनी 6 माइनस का 6 और माइनस सूत्र वाला प्लस का 6 हो जाएगा। फिर माइनस का 1 हुआ, ठीक है ना, 4 1 कम 4 हुआ आपका, फिर माइनस 3 3 का 9 माइनस का 9 हुआ, माइनस ये सूत्र वाले प्लस का 9 हुआ, फिर प्लस का 1 हो गया, ठीक। उसके बाद 2 1 कम 2 हो गया, माइनस लगाएंगे,
3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस सूत्र वाला ये प्लस का 6। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो आप भी ए के साढ़े का मान आ जाएगा। देखिए 2 -8 + 6 आपका माइनस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस के गुणा कर लेते हैं भाई, -2 और 2 का गुणा -4, 9 और 4 13, 13 एकम कितना हो जाएगा भाई माइनस का 13, 6 और 2 8, 8 एकम कितना हो जाएगा प्लस का 8। देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है, -13 -4 माइनस का 17 प्लस का 8, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 9 हो जाएगा। जब किसी आव्यूह के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होता है तब हम कहेंगे कि उसका हल एक संगत हल है। ठीक है, संगत हल का मतलब ये है कि इस आव्यूह का इन्वर्स संभव है, सीधी सी बात। तो आप लिखोगे कि नॉट, यहाँ पर लिखोगे चूंकि आव्यूह ए के सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स क्या है भाई संभव है। क्या है भाई, ए इनवर्स संभव है। और जब इस आव्यूह का इनवर्स संभव है तो हम सबसे पहले निकालेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह। लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह। ठीक, तो सहखंडों से निर्मित आव्यूह निकालने के लिए आप बड़ा सा एक आव्यूह बनाओगे ऐसे, जैसे हम बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ऐसे जो है आपको ये दर्शाना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, और ये सहखंड आपके तैयार हो रहे हैं। क्या तैयार हो रहे हैं भाई, सहखंड। अभी तो ये उपसारणिक हैं, जब हम चिन्ह लगा देंगे तो ये बन जाएंगे सहखंड। क्या बन जाएंगे भाई, सहखंड बन जाएंगे। ये प्लस माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चिन्ह लगा के ये जो है A11 की वैल्यू मतलब पहले रो पहले कॉलम को छोड़ना है। तो आव्यूह पर आएंगे, आव्यूह हमारा ये था भाई, ठीक है ना। इस आव्यूह को एक बार देखेंगे हम पुनः। देखिए भाई, जब हम देखें इसको देखेंगे यहाँ पर तो हमें A11 की वैल्यू को ज्ञात करना है, तो ये मान मिलेगा। मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली कॉलम पहले रो को छोड़ देंगे हम, तो बचेगा भाई -2 -3 2 और 4। फिर हम क्या करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, 1 -3 और क्या मिलेगा 3 और 4, इसको लिख लेंगे। फिर तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 -2 2 3 2 1 -2 3 2, ये बच जाएगा भाई। फिर आ जाएंगे हम दूसरी रो पर, क्योंकि अब मैं A21 की वैल्यू 5, तो मैं दूसरी रो को छोड़ूंगा, पहले कॉलम को छोड़ूंगा, 1 1 2 4 1 1 2 4। फिर क्या करेंगे, दूसरे कॉलम को छोड़ेंगे हम, तो 2 1 2 1 3 4। ठीक, फिर तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे, तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 3 2 2 1 3 2। फिर क्या करेंगे, हम तीसरी रो पर आ जाएंगे, तीसरी रो को और पहला कॉलम छोड़ेंगे पहले, तो 1 1 और -2 -3। फिर आपका इसी तरीके से बचेगा 2 1 1 -3 2 1 1 -2। इस तरीके से आपको तीसरी रो के भी ऐसे ही एलिमेंट छोड़ छोड़ के आपको जो है सहखंड के मान निकाल लेने हैं। अब आपको इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं। जगह कम है, ध्यान से देखिएगा भाई। आप देखिए कहाँ तक आ जाएगा यहाँ तक। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 दूनी -8 माइनस सूत्र वाला, 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस सूत्र वाला, ये प्लस का 6 हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह लगा है, 4 एकम 4 माइनस 3 त्रिका 9 माइनस का 9 और ये माइनस सूत्र वाला प्लस का 9। फिर प्लस लगा है, 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6 या माइनस का 6 माइनस सूत्र वाला, ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना। मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा टेढ़ा कर लीजिएगा, अच्छे से दिखाई पड़ेगा, क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। आगे देखिए भाई, माइनस इसको हल करेंगे, 4 एकम 4 माइनस 2 एकम 2। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है, 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3। फिर माइनस 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। ठीक, फिर आ जाएंगे प्लस लगाएंगे, 3 एकम 3 माइनस का 3 माइनस सूत्र वाला, 2 एकम 2 माइनस 2 और माइनस सूत्र वाला, ये प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस सूत्र वाला। ठीक, 1 एकम 1। अब -1 आएगा, क्योंकि ये देखिए 1 1 का गुणा 1 आएगा और माइनस सूत्र वाला -1 हो जाएगा। ध्यान बहुत देना है यहाँ पर, अगर कोई भी एक चिन्ह गड़बड़ हो तो आंसर हो जाएगा गलत। 2 दूनी -4 और 1 एकम -1।
आएगा गुणा प्लस का, लेकिन माइनस सूत्र वाला होता है ना, तो वो अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। तो यहाँ पर देखिए -8 + 6 माइनस का 2 बच जाएगा, 9 4 13, बाहर माइनस है तो माइनस का 13, 6 2 8, ये आपका 4 से 2 गया 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, 8 से 3 गया 5, 4 से 3 गया -1, -3 2 कितना -1, ये -7 और माइनस का गुणा है प्लस का 7 हो जाएगा, -4 -1 माइनस का 5। इस तरीके से आपको सहखंडों से निर्मित आव्यूह मिल गया। जब सहखंडों से निर्मित आव्यूह मिलता है तो उसका परिवर्त ज्ञात करते हैं, और परिवर्त ज्ञात करना पर हमको मिलता है एडजॉइंट ए का मान। तो क्या निकालेंगे, लिखेंगे तब एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो होता है वो सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त होता है। तो परिवर्त निकालेंगे, इस रो को कॉलम में बदल देंगे, -2 -13 8, इस रो को मैंने कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो को कॉलम में बदलेंगे दूसरे कॉलम में, -2 5 -1, तीसरी रो को कॉलम में बदलेंगे -1 7 और माइनस का 5। इस तरीके से हमें एडजॉइंट ए का मान मिल गया। और जैसे एडजॉइंट ए का मान मिल गया और आव्यूह के सर्ड का मान मिल गया, तुरंत आप इन्वर्स ज्ञात कर लीजिए, इन्वर्स वाला सूत्र लगाने के पश्चात। इसका आप स्क्रीनशॉट भाई ले सकते हैं, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब इसे हम रफ करते हैं। देखिए समीकरणों को नहीं रफ करेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि उन्हीं समीकरणों में रख कर अभी आप लोगों को हमें आंसर भी चेक कराना है, ठीक है। तो हम जो है समीकरणों को रफ नहीं करेंगे। हमें एडजॉइंट ए का मान पता चल गया, तो यहाँ पर लगाएंगे ए इनवर्स बराबर सूत्र होता है 1/मार्ज एडजॉइंट ए, ये सूत्र होता है ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए की वैल्यू आप किया ही भाई -9, तो -9, और एडजॉइंट ए की अगर बात करें तो एडजॉइंट ए का मान वहाँ पर लिखा है -2 -1, ठीक। उसके बाद -13, ये भाई -5 नहीं होगा, यहाँ पर प्लस का 5 है, गलती हो गई छोटी सी, तो प्लस का 5 कीजिएगा, 7 8 -1 -5। इस तरीके से आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। अब ए इनवर्स की वैल्यू अगर मिल गई है, तब आपने अभी समीकरण लिखा था x इक्वल टू, क्या लिखा था भाई, ए इनवर्स बी। तो इस समीकरण में ए इनवर्स की वैल्यू रखोगे, बी आव्यूह जो हमने बनाया था उसकी वैल्यू रखोगे, एक्स आव्यूह की वैल्यू रखोगे, फिर आप एक्स वाई जेड की मान निकाल पाओगे। तो चलिए मान रखते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको रफ कर दें भाई, इसको रफ कर देंगे तभी यहाँ पर हमारे पास जगह मिल पाएगी, क्योंकि ये सवाल जो है ज़्यादा जगह लेते हैं, आप सभी को पता है, ठीक। तो थोड़ा रफ करते हैं और आप लोगों को आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। ये मेरी पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस क्लास को अंत तक कर लिए हो तो पूरी बात समझ में आ जाने वाली है। अब आप यहाँ पर मान रखोगे, तो यहाँ पर लिखोगे मान रखने पर, क्या करने पर भाई, मान रखने पर। x की वैल्यू थी XY Z इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू आई है -1/9 और आई है -2 -2 -1 -13 5 7 8 -1 -5 इनटू में किसका मान रखना भाई, बी आव्यूह। बी आव्यूह था वो जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट थे उनसे निर्मित स्तंभ आव्यूह था, यानी 1 1 5। चलिए भाई गुणा करते हैं, XYZ इक्वल टू -1/9 गुणा करते हैं। पहले रो का हम कॉलम से गुणा करते हैं, -2 1 का -2 -2 1 का -2 5 1 का -5, पहली रो का हो गया। फिर दूसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 1 का -13, 5 1 का +5 और 7 तो 25 35, ठीक। फिर तीसरी रो पर आ जाएंगे, तीसरी रो का कॉलम से गुणा करेंगे, 8 1 का 8, 1 1 का -1 और 5 हम भाई 25 माइनस का 25, हल करेंगे -1/9, इसको हल करेंगे -2 -2 -4 -4 -5 -9। यहाँ पर देखोगे तो 35 और 5 कितना होगा 40, 40 से आपका भाई 13 जाना है, तो ये प्लस का 27 बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए -25 -1 -26 -26 से आप 8 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा -18। इस तरीके से XYZ इक्वल टू, देखिए -1/9 का गुणा अगर -9 से करेंगे तो ये केवल 1 आएगा। क्यों, माइनस का गुणा प्लस और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1/9 का गुणा 27 से करेंगे, 9 3 27, ये माइनस का 3 आ जाएगा। -1/9 का गुणा -18 से करेंगे, माइनस का गुणा प्लस 9 दूनी 18, ये 2 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सेम ऑर्डर के दो आव्यूह आपस में बराबर चिन्ह के द्वारा लिखे हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। तो जाहिर सी बात है x का मान किसके बराबर होगा बताइए,
1 के बराबर होगा कि नहीं। इसी प्रकार y का मान किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। इसी प्रकार z का मान किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। और z का मान किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अब तुमको एक्स वाई जेड का मान ही तो निकालना था। इन रैखिक समीकरण निकाय को हल करके आप भी से एक्स वाई जेड का मान निकालना था। अभी मैंने आपको बताया आंसर आप चेक कर सकते हो। ये जो एक्स वाई जेड का मान है किसी भी समीकरण में रख दो, एक साइड में रख दो। जैसे एक समीकरण ले लेते हैं ऊपर वाली 2x + y + z। एक्स का मान रखो जो आया है 2 × 1 प्लस वाई का मान रखो -3 आया, जेड का मान रखो 2 आया। हल करो उसको, 2 कम 2 -3 प्लस का 2, ठीक 2 2 4 4 से 3 जाएगा 1 आएगा। देखो RHS में एक दिया था कि नहीं, समीकरण के एक दिया था, तो LHS में जब आपने एक्स वाई जेड का मान रख दिया तो RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब आपका आंसर 100% सही है, बिल्कुल भी कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इस तरीके से आपने बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को तैयार करके 8 नंबर भैया कंफर्म कर सकते हो। क्लास में अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत आई हो तो एक बार पुनः इसको देख लीजिए, आपके 8 नंबर 100% कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।